नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे और जैसा कि हम अब तक करते आए हैं ये पहले और दूसरे भाग से थोड़ा ज़्यादा कठिन होने वाला है, परंतु कठिन होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे एक समान गति और असमान गति को, और उसके बाद हम बात करेंगे त्वरण की। शुरुआत करते हैं एक समान गति और असमान गति से। तो एक समान गति की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा है वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो हमारा गति होगा वो स्थिर होगा, मतलब कि गति बदलेगा नहीं। कोई चीज अगर एक ही रफ्तार से चले जा रही है तो उसे ही कहा जाता है एक समान गति। उदाहरण के लिए हमारा सोलर सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि जितनी भी ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास घूमती हैं। अगर मान लीजिए हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, परंतु पृथ्वी की जो रफ्तार है वो एक समान है। पृथ्वी की रफ्तार बदलती नहीं है और इसीलिए हर 365 दिन में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक बार 364 दिन में लगाए और एक बार 366 दिन में लगाए, वो हर बार 365 दिन में ही एक चक्कर लगाती है। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण है हमारा चांद यानी कि मून। वो क्या करता है, वो हर 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है उसका एक चक्कर लगाता है। तो ये भी एक समान गति का उदाहरण हो गया। अब चलिए जानते हैं एक समान गति को जो हमारी एक सरल रेखा है उसके ऊपर। तो ये हमारी सरल रेखा है। अब मान लीजिए सबसे पहले वस्तु कहाँ पर होगा, 0 मीटर पर। यहां से वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर पे पहुंच गया। तो अगर इसकी एक समान गति होगी तो अगले सेकंड में से कितना चलना चाहिए। अगर ये पहले सेकंड में 1 मीटर चला है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही चलेगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 2 मीटर पे। उसके अगले सेकंड में भी ये 1 मीटर चलेगा और अब पहुंच जाएगा 3 मीटर पे। 3 सेकंड में 3 मीटर पहुंचा है तो 4 सेकंड में 4 मीटर पहुंचेगा और इसी तरीके से इसकी स्पीड हमेशा समान रहेगी। तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, 100 मीटर पे। तो ये थी एक समान गति। अब असमान गति क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा। तो चलिए जानते हैं असमान गति क्या है। असमान गति में एक वस्तु असमान त्वरण से चलती है और यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता रहता है तो इसी को कहा जाता है असमान गति। अब इसका उदाहरण बहुत ही कॉमन है। ठीक, इसमें गति होती है अस्थिर, यानी कि गति बार बार बदलती रहेगी। अब ऐसा कब होता है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको बिल्कुल खाली रोड मिलता है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी की पूरी स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड लिमिट के अंदर ही, पर गाड़ी की स्पीड तो बढ़ाएंगे ना। अब मान लीजिए आगे क्या होता है, आपको मिल गया ट्रैफिक। अब गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ जाएगी क्योंकि ट्रैफिक में तो आप तेज चला नहीं सकते, गाड़ी ठुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है। जब ट्रैफिक कम होगा तो आप कार की स्पीड तेज कर लेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो कम कर लेंगे। तो यहाँ पर गति अस्थिर रहती है। तो इस तरह की जो गति होती है जहाँ पर बार बार गति बदलती रहती है उसे ही कहा जाता है असमान गति। चलिए एक बार इसे सरल रेखा पर भी देख लेते हैं। तो सरल रेखा पर क्या होगा कि जो हमारी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 0 मीटर पे। अब यहाँ पर ये पहले सेकंड में जाता है 2 मीटर, तो पहले सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर का। अगले सेकंड में ये आधा मीटर चलता है और उसके अगले सेकंड में ये बहुत आगे चला जाता है 8 मीटर पे। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा असमान गति का, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि समय जो है वो समान है। तीनों बार में 1 सेकंड का समय लगा है, परंतु पहली बार में जो दूरी तय हुई है वो है 2 मीटर, दूसरी बार में जो दूरी तय हुई है वो है आधा मीटर और तीसरी बार में जो दूरी तय हुई है वो तो बहुत ज्यादा है। तो आपको एक समान गति और असमान गति समझ आ गया। अब चलिए अगर समझ आ गया है तो इसी बात पर एक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय कर लेती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है औसत चाल। औसत चाल का जो सूत्र था वो आपने क्या पढ़ा था, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि दूरी कितनी है और समय कितना है। तो पहले दूरी थी 16 मीटर और समय कितना लगा था, 4 सेकंड का।
अगली बार दूरी कितनी थी 16 मीटर, पर इस बार हमने स्पीड शायद बढ़ा दी, इसी वजह से हमें टाइम कम लगा 2 सेकंड का। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि दूरी कुल कितनी हो जाएगी 32 मीटर और समय कुल हो जाएगा 6 सेकंड। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है। VAV यहाँ पर क्या है कि हमें एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, इसलिए हमने इसे लिखा है VAV। B का मतलब होता है हमारी चाल और AB दर्शाता है कि हम औसत चाल निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। कुल दूरी हमारी है 32 मीटर, कुल समय है 6 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 32 मीटर अपॉन में 6 सेकंड। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी दूरी है वो मीटर में है और समय सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड, और यूनिट लिखना नहीं भूलना क्योंकि नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अब त्वरण को कि आखिर त्वरण क्या होता है। दरअसल अब तक जो हम पढ़ रहे थे त्वरण इसी के बारे में सब है। त्वरण को हम A से बताते हैं, और क्योंकि ये एक सदिश मात्रक है इसलिए इसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है। अब त्वरण सिर्फ असमान गति में होता है, तो यानी कि वेग में परिवर्तन होगा उसके अंदर त्वरण होगा, क्योंकि असमान गति में तो वेग हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे कि मान लीजिए पहले आपके पास था एक खाली रास्ता और आपने गति को बढ़ा दी, और उसके बाद आपको मिला ट्रैफिक और आपने गति को धीमी कर दी। दरअसल त्वरण यही है, जब हम वेग में परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो दर होती है उसे ही कहा जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन हुआ यानी कि असमान गति, और जिस दर से परिवर्तन हो रहा है उस दर को कहा जाता है त्वरण। चलिए समझते हैं कि इसका सूत्र क्या है और इसका यूनिट क्या है। तो त्वरण जो है वो क्या होता है, मान लीजिए पहले कोई कार थी जो u स्पीड से चल रही थी और बाद में वो चलने लगी v की स्पीड से, तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो बदल गया है और इसलिए यहाँ पर a का त्वरण होगा और इसमें कुछ समय भी लगेगा। मान लीजिए वो समय था t, तो यहाँ से जो हमारा त्वरण का सूत्र निकलेगा वो है त्वरण बराबर में v माइनस यू अपॉन में t। अब v क्या है, यहाँ पर v है हमारा अंतिम वेग जो बाद में हमारे कार की स्पीड हो गई थी, यानी कि जो बाद में हमारे कार की गति थी। u क्या है यहाँ पर, वो है प्रारंभिक वेग, यानी कि कार की शुरुआत में गति कितनी थी, और जो t है वो जो पूरा चेंज हुआ है उसमें कितना समय लगा है उसको दर्शाता है। तो हमारे त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ, त्वरण का सूत्र हो गया जो हमारा वेग है अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम। तो आपको त्वरण का सूत्र समझ आ गया होगा। अब चलिए ये सवाल देख लेते हैं कि आखिर त्वरण जो है वो एक सदिश मात्रक क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा v है वो एक सदिश मात्रक है और u भी हमारा सदिश मात्रक है। तो टाइम सदिश हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सूत्र में एक भी ऐसा मात्रक है जो सदिश हो तो जो हमारा पूरा मात्रक होता है उसे हम सदिश कह सकते हैं। यहाँ पर तो दो दो वैल्यू सदिश हैं, इसलिए हमारा जो a होगा वो एक सदिश मात्रक बन जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, उन दोनों की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन में फिर से सेकंड आ गया, तो यहाँ पर 2 सेकंड हो जाएंगे और इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर चलिए एक सवाल को देख लेते हैं। हमारा प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेग में बदलाव हुआ है तो कुछ त्वरण हुआ होगा और उसमें कुछ समय लगा होगा, तो टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड का। तो अब हमें बताना है कि त्वरण कितना है। तो जाहिर सी बात है सामने फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू डालेंगे। हमारा अंतिम वेग है 10 और प्रारंभिक वेग है 2 और टाइम लगा है हमें 2 सेकंड का। तो 10 माइनस 2 जो कि 8 होता है अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को आपस में बदल दिया। हमारा प्रारंभिक वेग था 10 और बाद में हमारा वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम बस इन वैल्यू को फिर से थोड़ा बदल देंगे।
तो हमारा उत्तर क्या आएगा इस पर? हमारा उत्तर आएगा 2 माइनस 10 अपॉन में 2, जिसका आंसर होता है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि जो हमारा त्वरण आ रहा है वो ऋणात्मक है, और ये हमें बताता है कि जो हमारी गति है वो कम हो रही है। तो चलिए जानते हैं गति को। गति किस किस टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक होती है एक समान गति और दूसरी असमान गति। एक समान गति में जो त्वरण होता है वो 0 होता है और इसलिए यहाँ पर गति स्थिर होती है। असमान गति में त्वरण 0 नहीं होता और इसलिए गति अस्थिर होती है, क्योंकि वेग हर बार बदलता रहता है। एक समान गति में एक फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र है गति का, जो कि है दूरी अपॉन में समय का। असमान गति में 3 फॉर्मूले हैं। एक है v बराबर में u प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला है s बराबर में ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब इन्हें देखकर डरना नहीं है, क्योंकि अगली 2 वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं और ये तो हमें याद ही हो जाएंगे। चलिए एक बार बस समझ लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने u, v, a सब ले रखा है उनका मतलब क्या है। तो मान लीजिए एक कार थी जो आगे गई और थोड़ी आगे जाकर रुक गई, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग होगा कुछ, मान लीजिए वो u था, और बाद में इसका वेग क्या हो गया v। अब क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन भी लगा होगा, और यहाँ पे कार का आगे जाने में कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहते हैं t, और कार थोड़ी आगे गई है तो यहाँ पर कुछ दूरी भी तो तय की होगी, उस दूरी को कहा जाता है s। यही 5 चीजें हैं जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई 3 चीजें आपको दे दी जाएंगी और बाकी 2 पूछे जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी थी एक समान गति और असमान गति की, और उसके बाद हमने त्वरण को जाना था। इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में गति वाले अध्याय में पढ़ लीजिएगा, जहां पर आपको पढ़ना है एक समान गति और असमान गति और वेग में परिवर्तन की दर। इसे जरूर पढ़िएगा जिससे आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गतिज समीकरण के बारे में, यानी कि यही 3 जो समीकरण जैसे हमने अभी देखा जो बहुत डरावने से लग रहे थे, उनको बड़े अच्छे से समझेंगे कि वो इतने आसान क्यों हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।